दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल की कई सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई। उन्हें देखकर यह आशंका जताई गई कि डॉक्टर मुजम्मिल दूसरे धर्म के लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता था। डॉक्टर मुजम्मिल अपने फेसबुक अकाउंट पर कट्टरपंथी विचार वाली पोस्ट करता था और उनमें एक पोस्ट देखने के बाद यह आशंका जताई गई कि डॉक्टर मुजम्मिल दूसरे धर्म के लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। वो पोस्ट एक लेख प्रतियोगिता का था। उसमें पैगंबर मोहम्मद पर लेख लिखना था। हैरानी की बात यह रही कि उसमें साफ साफ लिखा था कि यह प्रतियोगिता सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों के लिए है। लोगों को लालच देने के लिए भारी भरकम इनाम की घोषणा भी की गई थी। जीतने वाले को 5 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर आने वाले को 3 लाख और तीसरे नंबर वाले को 2 लाख। यानी पैगंबर मोहम्मद पर लेख लिखवाकर वो इस्लाम धर्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कई भड़काऊ पोस्ट भी की थी और इसीलिए डॉक्टर मुजम्मिल पर जांच एजेंसियों का शक और गहरा गया। मुजम्मिल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर नमाज पढ़ते एक भारतीय जवान की भी तस्वीर शेयर की थी। उस तस्वीर में वो जवान एक पत्थर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। इसके अलावा मुजम्मिल ने एक भड़काऊ पोस्ट भी की थी। उसमें एक तरफ हिंसा की तस्वीरें और दूसरी तरफ नमाज पढ़ते लोगों की तस्वीरें थी। उस तस्वीर पर लिखा था कि इस्लाम धर्म के दुश्मन हिंसा से नहीं डरते, बल्कि नमाज पढ़ने वाले लोगों की भीड़ से डरते हैं। दावा किया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कई भड़काऊ पोस्ट की थी और लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जैश-ए-मोहम्मद ने अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देकर दिल्ली में धमाके की साजिश रची। दिल्ली धमाके के पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जैश के कमांडरों ने दिल्ली के लाल किले के सामने हुए धमाके के लिए पूरी प्लानिंग के तहत लोगों को चुना था। इस साजिश से जुड़े होने के आरोप में जितने भी लोगों को पकड़ा गया उनमें ज्यादातर तो डॉक्टर हैं, मतलब वो सभी आरोपी पढ़े लिखे थे। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जैश की कोशिश थी कि ऐसे लोगों की एक टीम बनाई जाए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। इससे पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर में शक की गुंजाइश बेहद कम हो जाती और सूत्रों के मुताबिक यह भी तय किया गया था कि वो सभी पढ़े लिखे हों। इसी वजह से खास तौर पर डॉक्टरों को इस प्लान में शामिल किया गया था और यह बात तब साबित भी हो गई जब एक के बाद एक अलग अलग शहरों से जांच एजेंसियों और पुलिस वालों ने आरोपियों को दबोचना शुरू किया। दिल्ली धमाका मामले में जो गिरफ्तारियां हुई उनमें दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर अदील अहमद की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरीदाबाद से ही डॉक्टर शाहीन को भी पकड़ा गया था और पुलिस के मुताबिक लाल किले के पास ब्लास्ट में मारा गया उमर नबी नाम का आरोपी भी पेशे से डॉक्टर था। इनके अलावा श्रीनगर से मौलवी इरफान की भी गिरफ्तारी हुई थी, जो मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ में था और ये सभी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन सभी आरोपियों को इस्लाम के नाम पर बरगलाया गया था। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले तक आतंकी संगठन कम पढ़े लिखे लोगों या फिर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसों का लालच देकर आतंक की तरफ धकेलते थे। लेकिन इस बार डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके लोगों का नाम दिल्ली में हुए इस धमाके से जुड़ा, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि ब्लास्ट के लिए जिन आरोपियों को चुना गया था उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर बरगलाया गया था। इससे पहले तक आतंकी संगठन कम पढ़े लिखे युवाओं को अपने शिकंजे में लिया करते थे ताकि उन्हें पैसों का लालच देकर आतंकी मंसूबों को अंजाम दिया जा सके। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट मामले में कहानी बदली नजर आई और इसी वजह से इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के कई लोग भी खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यानी जहां से इस मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी, वहां के मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने इसका विरोध जताया, क्योंकि उनके मुताबिक जिस तरह से डॉक्टरी की पढ़ाई किए हुए लोगों पर आतंकियों का साथ देने के आरोप लगे, इससे उनके समुदाय की छवि खराब हुई। अगर कोई इस तरह से हमारे क्षेत्र के अंदर भी, मोहल्लों के अंदर, बस्तियों के अंदर मकान किराए पर लेकर के, या वो डॉक्टर हो या वो कोई मौलवी हो या वो कोई पंडित हो, कोई भी हो, अगर वो संदिग्ध पाते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें। सहारनपुर के उन लोगों ने अपील भी की कि अगर उनके समुदाय का कोई शख्स इस तरह के कामों में शामिल पाया जाए तो उसका बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए। उधर डॉक्टर उमर और शाहीन का हैंडलर बताए जा रहे आतंकी रऊफ जरगर का भारत को धमकी देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में लश्कर ए तैयबा का आतंकी रऊफ जरगर दिल्ली में बड़े हमले की खोखली धमकी देता सुनाई दिया और इसीलिए ये आशंका जताई गई कि दिल्ली धमाके में लश्कर ए तैयबा का हाथ हो सकता है। हिंदुस्तान की साफ करते थे, अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली को बुलंद बनाएंगे और वैसे ये तो दीपालपुर को तारीखी रास्ता है हिंदुस्तान में जाने का। यहाँ की तो सड़कें हिंदुस्तान को जाती हैं। ये वीडियो दिल्ली में हुए हमले से कुछ दिन पहले का बताया गया।
एनआईए की जांच में यह सामने आया था कि आतंकी दीपावली पर भारत में हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। और रऊफ जरगर के इस वीडियो के सामने आने से एनआईए का दावा और पुख्ता हो गया, क्योंकि रऊफ जरगर अपने वीडियो में दीपावली पर दिल्ली में हमले की धमकी देता नजर आया था। इस वीडियो में रऊफ जरगर ने 10 मई यानी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया था और भारत के हर हमले का जवाब देने की धमकी दी थी। जितना मर्जी करो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से। 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे तो इनका जवाब पत्थर से आएगा। रऊफ जरगर को डॉक्टर उमर और शाहीन का हैंडलर बताया जा रहा है। दावा किया गया कि दिल्ली के लाल किले पर हमला करने से पहले डॉक्टर उमर और शाहीन दोनों लश्कर तैयबा के आतंकी रऊफ जरगर के संपर्क में थे। इधर दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वो वीडियो 6:50 यानी धमाका होने से कुछ सेकंड पहले का बताया गया। वहां दोपहर करीब 3:15 बजे लाल किले के पास एक कार पहुंची थी और उसमें तेज धमाका होते ही ट्रैफिक सिग्नल पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी टूट गए। लाल किले के पास ब्लास्ट होने से पहले ट्रैफिक सिग्नल पर सड़क से गाड़ियों के साथ ऑटो रिक्शा और कई मोटरसाइकिलें गुजरती नजर आईं। इस दौरान सड़क के किनारे कई लोग भी खड़े दिखाई दिए। वहां सब सामान्य दिखा, लेकिन इस बीच अचानक धमाका हुआ और वो कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इसके बाद सब कुछ दिखना बंद हो गया, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पर अलग अलग एंगल से लगे सीसीटीवी कैमरे तक धमाके की वजह से टूट गए। और उस i-20 कार में धमाका होते ही उसके नजदीक मौजूद दूसरी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई थी, क्योंकि सड़क पर बड़ी संख्या में गाड़ियां, ऑटो रिक्शा समेत कई मोटरसाइकिलें उस कार के पास से गुजर रही थी। और उस i-20 कार में धमाका होते ही तेज आवाज के साथ आग की लपटें उठती नजर आईं और उसके परखचे उड़ गए। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर ब्लास्ट से पहले उस सीसीटीवी वीडियो में 6:50 लिखा नजर आया और उस वक्त वहां ट्रैफिक सिग्नल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में धमाके से पहले की रिकॉर्डिंग होती दिखी। लेकिन 6:50 का वक्त होते ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई। बताया गया कि धमाका होते ही सीसीटीवी कैमरों की देखरेख करने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में अचानक ट्रैफिक सिग्नल दिखना बंद हो गया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल की गई i-20 कार 2 लाख रुपए में खरीदी गई थी। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अमित पटेल नाम के कार के डीलर ने बताया कि उन्होंने उस कार को आमिर राशिद नाम के व्यक्ति को बेचा था और कार का सौदा 2 लाख रुपए में हुआ था। अमित पटेल के मुताबिक 29 अक्टूबर को उन्हीं की कार एजेंसी रॉयल कार जोन से आमिर राशिद ने कार खरीदी थी। कार की जो हमने डिलीवरी दी थी वो राशिद के नाम की डिलीवरी थी। 2 लोग आए थे और उनको आमिर राशिद। कार डीलर अमित ने बताया कि i-20 कार को खरीदने के लिए उनकी एजेंसी पर 2 लोग आए थे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अमित ने कार बेचने की रसीद भी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई और दावा किया कि दूसरी तस्वीर में कार की चाबी ले रहा व्यक्ति आमिर राशिद है। हालांकि उन्होंने बताया कि कार की चाबी उनके एक कर्मचारी ने आमिर को दी थी। कार की डील के वक्त बनाए बिल पर भी आमिर राशिद का नाम लिखा दिखाई दिया। यानी i-20 कार धमाके से ठीक 12 दिन पहले खरीदी गई थी। i-20 देखने आए वो कस्टमर ओलेक्स के द्वारा। सुनू जी ने उनको कार दिखाई, उनको पसंद आई तो लेके गए वो। अमित पटेल के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल कार को कई बार खरीदा बेचा गया था, क्योंकि सबसे पहले वो कार सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अमित ने बताया कि सलमान ने कार को पुरानी कारों को ऑनलाइन बेचने और खरीदने वाले ऐप स्पिनी के जरिए बेच दिया था। इसके बाद स्पिनी ने वो कार जेके मोटर्स को बेच दी और कुछ दिन बाद जेके मोटर्स ने कार को बेचने का जिम्मा अमित पटेल की एजेंसी को दे दिया। अमित पटेल की एजेंसी ने कार को पुराने सामान बेचने वाले ऐप OLX के जरिए आमिर राशिद को बेच दिया। मतलब यह कि कई जगहों पर घूमते हुए वो i-20 कार पुलवामा के रहने वाले आमिर राशिद तक पहुंची थी। आमिर राशिद हरियाणा के फरीदाबाद में ही रहता था। अमित पटेल ने बताया कि आमिर ने कार खरीदकर कैश में इसकी पेमेंट की थी। लेकिन पुलिस के मुताबिक 10 नवंबर को उसी कार का इस्तेमाल लाल किले के करीब धमाके में किया गया था। इसी वजह से कार बेचने वाली एजेंसी रॉयल कार जोन सवालों के घेरे में आ गई। धमाके की जांच कर रही पुलिस टीम और जांच एजेंसियों ने कार डीलर एजेंसी के मालिक अमित पटेल और कुछ कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की गई, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। नेक्स्ट डे सबको रिलीज कर दिया, सबकी स्टेटमेंट लेके। अच्छा, सबका बयान लिया उन्होंने। हाँ। और ये भी बोला है कि दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी आपको तो बुलाया जाएगा। अमित पटेल के मुताबिक उन्होंने एजेंसी में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी। इसके अलावा कुछ और भी डेटा साइबर सेल को सौंपा गया, जिसकी जांच की जा रही है।